हेलो एवरीवन, आइए हम देखते हैं कि आज के क्वेश्चंस क्या हैं। पहला क्वेश्चन है कि जंतुओं को दिए जाने वाला दर्द निवारक पेन किलर्स। बहुत सारे पेन किलर्स हैं जो जीवों को दिए जाते हैं, उसमें अलग अलग केमिकल्स होते हैं। अब कुछ ऐसे पेन किलर्स हैं जो कुछ विशेष प्रकार के जीवों को हानि पहुंचाते हैं। ऐसे पेन किलर्स में सबसे पहले है ये एक एस्पिरिन। डाइक्लोफेनेक, ब्रूफेन। ये नाम जो है ये केमिकल से रिलेटेड है। एस्पिरिन भी एक अलग तरह का केमिकल है, डाइक्लोफेनेक भी केमिकल है, ब्रूफेन भी केमिकल है। और जिस पर्सन का जिस तरह का पेन होता है उस हिसाब से इसको यूज किया जाता है। पिछले 10 या 20 सालों में ऐसा देखा गया है कि हमारे पर्यावरण से कुछ जो पक्षियां हैं जैसे गिद्ध हैं, उन पे ये पेन किलर्स बहुत ही एडवर्स इफेक्ट देते हैं, जिसकी वजह से उनकी संख्या हमारे चारों ओर कम हो गई है। तो उसमें कौन सा पेन किलर्स गिद्धों की विलुप्तीकरण के लिए जिम्मेदार है। तो अगर पिछले बहुत साल तक ऐसा रिसर्च किया गया कि गिद्धों की संख्या हमारे आसपास क्यों कम होती जा रही है, तो उसमें एक ही केमिकल को रिस्पॉन्सिबल पाया गया और ये है डाइक्लोफेनेक। डाइक्लोफेनेक अब भी बहुत सारे टैबलेट्स में और इंजेक्शन में यूज होते हैं। ह्यूमन में आप एडवर्टीजमेंट भी देखेंगे तो उसमें कुछ पेन किलर्स हैं जो कहते हैं कि इसमें विशेष तरह का डाइक्लोफेनेक है जो आपके मसल्स को आराम देगा। तो डाइक्लोफेनेक केमिकल है। अब वो केमिकल आप अपनी बॉडी में या किसी एनिमल्स की बॉडी में अप्लाई करते हैं तो वो जाके डिपॉजिट हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है। और कभी भी वो बॉडी दूसरे एनिमल्स उसको ईट करते हैं या फिर उस पर डिपेंडेंट जो जीव हैं बॉडी पे, उसके शरीर में जब वो केमिकल जाता है तब ये एडवर्स इफेक्ट या प्रतिकूल प्रभाव देता है। तो डाइक्लोफेनेक एक ऐसा केमिकल है, क्योंकि आप जानते हैं गिद्ध एक पर्यावरण के सफाई के रूप में जाने जाते हैं। अब वो पर्यावरण को कैसे सफाई करते हैं, तो डेड जो एनिमल है उसको खाते हैं। तो जो डेड एनिमल हैं जिसमें डाइक्लोफेनेक दिया गया है उसको अगर वो खाते हैं तो उसके जो अंडा बनने की प्रक्रिया है वो खत्म हो जाती है। अब इसी क्रम में जितना अंडा बनने की प्रक्रिया है गिद्धों में वो खत्म हो गई और हमारे चारों ओर से गिद्ध धीरे धीरे खत्म हो गए। बहुत ऐसे प्लेसेज हैं जहाँ पे गिद्धों को संरक्षित किया गया है। मध्य प्रदेश में कुछ ऐसे बायोस्फीयर या फिर नेशनल पार्क हैं जहाँ पे गिद्धों को संरक्षित किया गया है। लेकिन जितनी मात्रा में गिद्ध हमारे पास आसपास थे वो अब नहीं है। तो डाइक्लोफेनेक अगर कहीं पे नाम दिया है और वो गिद्धों से रिलेटेड है, गिद्ध भी दिया है, तो एक ऐसा केमिकल जो गिद्ध को हमारे चारों ओर से ख़त्म करने के लिए जिम्मेवार है। तो गिद्धों के विलुप्तीकरण या उनकी संख्या कम होने के लिए डाइक्लोफेनेक जो एक केमिकल है वो एक प्रमुख रूप से जिम्मेवार है, जिसकी वजह से हमारे चारों ओर से गिद्धों की संख्या कम हो गई। अब गिद्धों की संख्या इसलिए कम हो गई कि वो डायरेक्टली फूड के सोर्स के रूप में वो मीट पे डिपेंडेंट थे। तो मीट में जितने भी केमिकल मिलते गए वो उसके बॉडी पे इफेक्ट करता गया। दूसरा क्वेश्चन,
देखते हैं कि नींबू का खट्टापन होता है। दूसरा है नींबू का खट्टापन। तो जितने भी खट्टे फूड प्रोडक्ट हैं उसमें एसिड के कारण वो खट्टापन होता है। अब एसिड बहुत तरह के होते हैं, कौन सा फूड में कौन सा एसिड पाया जाता है ये एक मतलब पहले से ही निर्धारित है कि इस फूड में ये एसिड पाया जाएगा। जैसे नींबू में पाया जाता है सिट्रिक एसिड, इसी के कारण अब खट्टापन एसिड के कारण नींबू में स्पेशली सिट्रिक एसिड पाया जाता है। अब इसमें एसिटिक एसिड जो सिरका में पाया जाता है, उसके बाद अगर आप देखेंगे तो ऑक्जेलिक एसिड इसमें ऑप्शन में दिया है, ये सब एसिड ऑप्शन में दिया है। ऑक्जेलिक एसिड टमाटर में पाया जाता है, मैलिक एसिड सेब में पाया जाता है, फार्मिक एसिड ये चींटी के डंक में पाया जाता है, और भी एसिड है जैसे टार्टरिक एसिड, ग्रेप्स में पाया जाता है, अंगूर में। तो अलग अलग तरह के एसिड अलग अलग फलों में पाए जाते हैं। तो दो तरह के टेस्ट होते हैं, एक तो खट्टापन और एक कसैलापन। अब जिसमें कसैला होता है वो बेस होता है और खट्टा होता है वो एसिड होता है। और उसी तरह आप फार्मिक एसिड है बाइट में। अब ये कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। जो लैब में एसिड पाए जाते हैं वो हाईली कंसंट्रेटेड होते हैं, उसमें वाटर की मात्रा कम होती है। और जो एनिमल्स में पाए जाते हैं उसमें वो लेस कंसंट्रेटेड होते हैं। जैसे हमारे पेट में भी एक एसिड पाया जाता है जिसे कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये एसिड के डिफरेंट रूप हैं जो अलग अलग इसके सोर्स हैं या इसके जगह अलग अलग पाए जाते हैं। अब इतना एसिड आप अगर जान लेते हैं तो क्वेश्चंस को करने में आसानी रहेगी। कि मैलिक एसिड पाया जाता है सेब में, टार्टरिक ग्रेप्स में, ऑक्जेलिक टमाटर में, एसिटिक सिरका में। तो इतना अगर जान गए कि ये सब एसिड अलग अलग फूड सोर्स में पाए जाते हैं तो क्वेश्चंस इससे बाहर नहीं आएंगे। इसी में से आप सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। तो ये हो गया एसिड के बारे में कुछ। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव में बैक्टीरिया के संक्रमण का आम इलाज है। बैक्टीरिया के संक्रमण अब कौन कौन से इलाज हैं जो बैक्टीरिया के संक्रमण में? तो एक है एंटीबॉडी। इसमें ऑप्शन दिया है क्वेश्चन में, ये एंटीबॉडी
एंटीबायोटिक एंटीजन और एम्फिलिन, एंटीजन और एक ये है एम्फिलिन, ये ऑप्शन दिया है। तो जितने भी बैक्टीरियल डिजीज हैं, वायरल की डिजीज के बारे में नहीं, अगर बैक्टीरियल डिजीज है जैसे कोरोना वायरस है और भी बहुत सारे वायरसेस हैं, तो वायरस का जो इलाज है वो हमारे शरीर में ही अवेलेबल है, लेकिन बैक्टीरियल डिजीज के लिए हम बाहर से केमिकल लेते हैं, वो केमिकल बैक्टीरिया को किल कर देता है। अब वो केमिकल को क्या कहते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ एंटीबायोटिक, एंटी मतलब उल्टा और बायो मीन्स लिविंग, जो लिविंग का उल्टा, क्योंकि बैक्टीरिया भी तो एक लिविंग है, तो अगर लिविंग का उल्टा हो एंटीजन, तो ऐसा मटेरियल जो हमारी बॉडी को एंटीबॉडी प्रोड्यूस करने में या प्रोड्यूस करने के लिए एक्साइट करता है, उसे कहते हैं एंटीजन। और एनिमल बॉडी अगर कोई एंटीजन के अगेंस्ट कोई केमिकल प्रोड्यूस करती है, उसे कहते हैं एंटीबॉडी। तो एंटीजन और एंटीबॉडी आपस में इंटरेक्ट करते हैं, ये दोनों एक दूसरे से निर्भर हैं, और ये ह्यूमन बॉडी या एनिमल्स की बॉडी में ही प्रोड्यूस होते हैं, एक जाता है तो दूसरा प्रोड्यूस होता है, एंटीजन और एंटीबॉडी। एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया संक्रमण में ही यूज होते हैं। एंटीबायोटिक उसे कहते हैं जो आपके या किसी एनिमल्स के बॉडी के अंदर अगर संक्रमण होता है तो बाहर से जो मेडिसिन दी जाती है उस मेडिसिन को कहते हैं एंटीबायोटिक। अब एंटीबायोटिक जितना भी बैक्टीरियल डिजीजेज है, बैक्टीरियल डिजीजेज उसमें एंटीबायोटिक का ही यूज होता है। अब एंटीबायोटिक एक ऐसा केमिकल है जो हमारे बॉडी के अंदर उपस्थित बैक्टीरिया को मार देता है। अब इस तरह का केमिकल फर्स्ट टाइम एक इंग्लैंड के साइंटिस्ट थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, उन्होंने 1928 में फर्स्ट टाइम एंटीबायोटिक को डिस्कवर किया एक्सीडेंटली, और उसी वो फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया फंगस से। लेकिन इस समय मॉडर्न टर्म में आप देखेंगे कि बहुत सारे एंटीबायोटिक बैक्टीरिया के हेल्प से ही प्रोड्यूस किए जाते हैं। अब किसको मारने के लिए? बैक्टीरिया को। तो जितने भी एंटीबायोटिक है, जैसे आप सुने होंगे एरिथ्रोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन बैक्टीरिया ही है, वो प्रोड्यूस करता है बैक्टीरिया को मारने के लिए। तो इस तरह का केमिकल वो प्रोड्यूस करता है जो दूसरे बैक्टीरिया को मारने में हेल्प करे। तो उस टाइप के केमिकल को बोलते हैं एंटीबायोटिक। जैसे स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया ही है जो एक केमिकल प्रोड्यूस करता है जिसे कहते हैं स्ट्रेप्टोमाइसिन। अब उस स्ट्रेप्टोमाइसिन को हम लोग मेडिसिन के रूप में खाते हैं, और जो भी बैक्टीरिया हमारे बॉडी में एक्सीडेंटली इंटर कर गया उसको मारने में हेल्प करते हैं। वो फर्स्ट टाइम इसको डिस्कवर किए थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग 1928 में, जो एंटीबायोटिक जो दूसरे बैक्टीरिया को मारने के लिए यूज होता है। 1928 के बाद बहुत सारे इसमें डेवलप हुए। फर्स्ट टाइम तो फंगस से डेवलप किए, लेकिन बाद में पता चला कि कुछ बैक्टीरिया भी हैं जो इस तरह के केमिकल प्रोड्यूस करते हैं, और वो केमिकल हमको हेल्प करता है दूसरे बैक्टीरिया को मारने में। तो ये हो गया एंटीबायोटिक के बारे में। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। कि वर्णांग व्यक्ति किन रंगों से भेद नहीं कर पाता। वर्णांग मतलब कलर ब्लाइंडनेस।
अब इसका नाम ही है कलर ब्लाइंडनेस। अब इसमें भी डिपेंड है कि वो कौन सा रंग डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता। अगर किसी कलर ब्लाइंडनेस एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, मतलब किसी भी व्यक्ति को वर्णांधता है, ये रोग है, तो उसके नेक्स्ट जनरेशन में उसको जाने की संभावना है, उसका नेक्स्ट जनरेशन भी उस रोग से अफेक्ट हो सकता है। तो कलर ब्लाइंडनेस एक जेनेटिक डिसऑर्डर है और ये होता है कुछ जीन में डिफेक्ट आ जाता है उसके कारण, और जो उसी की वजह से वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर भी होता है। तो अब वर्णांधता में होता क्या है कि किसी भी व्यक्ति को अगर लाल और हरे दो ही कलर है, लाल और हरा, ये दोनों कलर मिक्स करके दे दिया जाए, कभी उसको कहा जाए कि तुम ऐसे मिर्च के पौधे पे जाओ जहाँ पे लाल मिर्च भी है और हरी मिर्च भी है, और तुम लाल मिर्च तोड़ के लाओ, तो वो लाल और हरे में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएगा और दोनों तोड़ के लेके चला आएगा, उसको केवल मिर्च दिखाई देगा। अब इस तरह का डिसऑर्डर है हमारे आसपास के लोगों में, और उसको चेक करने का कुछ टेक्निक भी है कि हम कैसे चेक कर सकते हैं किस व्यक्ति में वो लाल और हरा डिफ्रेंशिएट करने की क्षमता नहीं है। दोनों मिक्स कर दिया जाए तो आप कहेंगे कि लाल वाला उठाओ तो वो हरा वाला उठा लेगा, अगर आप कहेंगे कि हरा वाला उठाओ तो वो लाल वाला उठा देगा। तो लाल और हरे में जो डिफ्रेंशिएट न कर पाए, अलग अलग न कर पाए, उसको कहेंगे वर्णांधता। और ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जो पीढ़ी दर पीढ़ी एक व्यक्ति से एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होती रहती है। ये हो गया कलर ब्लाइंडनेस के बारे में, जो एक हेरिडिटरी प्रॉब्लम है। अब दिया है कि 5वां क्वेश्चन की ब्लड कैंसर को क्या कहते हैं। तो ब्लड से रिलेटेड है, तो जैसे ब्लड का जो पार्ट है वो सब लोग जानते हैं, या वो देखते हैं कि ब्लड का कौन कौन से पार्ट है। एक तो प्लाज्मा है जिसमें 90% वाटर ही है और 10% में बहुत सारे प्रोटीन हैं, सॉल्ट्स हैं। इसके बाद आरबीसी तो सब लोग जानते हैं कि आरबीसी है। साइंटिफिकली आरबीसी को कहते हैं ल्यूकोसाइट्स, इसको कहते हैं इरिथ्रोसाइट्स। आरबीसी मतलब इरिथ्रोसाइट्स। रेड ब्लड सेल्स तो है ही, उसमें रेड पिगमेंट पाया जाता है, लेकिन इसका नाम है इरिथ्रोसाइट्स। उसी तरह डब्ल्यूबीसी का नाम है ल्यूकोसाइट्स। अब जब इसका ये नाम आप जानते रहेंगे तो ब्लड कैंसर के बारे में इजीली आप आंसर दे सकते हैं कि ल्यूकोसाइट्स मीन्स ल्यूकोमेनिया, और किसी चीज की अधिकता हो जाए तो उसे मैनिया बोलते हैं, ल्यूकेमेनिया। आरबीसी आप पहले से जानते हैं कि आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं है, न्यूक्लियस ना होने की वजह से सारी चीज़ें कंट्रोल नहीं होगी, क्योंकि कंट्रोलिंग पावर न्यूक्लियस के पास है। सेल के अंदर जो भी चीज़ें हो रही हैं, आरबीसी एक ऐसा सेल है जिसमें न्यूक्लियस नहीं, न्यूक्लियस डब्ल्यूबीसी में है, इसे कहते हैं ल्यूकोसाइट्स, ल्यूकेमिया। और प्लेटलेट्स हैं जिसे कहते हैं थ्रोम्बोसाइट्स। ये इसका जो नाम है साइंटिफिक, और भी चीज़ें जो टर्म्स हैं वो इसी पे डिपेंड है। अगर आपको पूछा जाए कि कौन सा प्रोटीन है जो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, तो इसे कहेंगे थ्रोम्बिन। थ्रोम्बोसाइट इसका नाम ही है, थ्रोम्बोसाइट्स के नाम की वजह से ये थ्रोम्बिन है।
तो ये इरिथ्रोसाइट्स आरबीसी, ल्यूकोसाइट डब्ल्यूबीसी और थ्रोम्बोसाइट्स प्लेटलेट्स। प्लाज्मा तो साइंटिफिक नेम ही है, उसमें कोई हिंदी का मिश्रण नहीं है, लेकिन आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के अलावा भी इरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स और थ्रोम्बोसाइट्स ये इसके नाम है, और इसी नाम पे अलग अलग टर्म्स बने हुए हैं साइंटिफिकली, जो इधर उधर करके ही क्वेश्चन बनाते हैं। तो ल्यूकेमिया को ब्लड कैंसर बोलते हैं, मैनिया में जिस चीज़ की ज़्यादा अधिकता हो गई। तो इस तरह से ये हो गया अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। RH फैक्टर का पता किसने लगाया? तो सब लोग जानते हैं कि जो सपोज दैट आपका ब्लड ग्रुप है बी पॉजिटिव, ए निगेटिव, ए बी पॉजिटिव, तो ये जो पॉजिटिव निगेटिव ये सब दिया हुआ है, ये अगर RH फैक्टर, ऐसा फैक्टर जो एक रहीसस बंदर है उसमें भी पाया जाता है और ह्यूमन में भी पाया जाता है, दोनों को मिलाते हैं तो RH फैक्टर होता है। जिसमें ये होता है उसे पॉजिटिव कहते हैं, जिसमें नहीं होता है उसे निगेटिव कहते हैं। तो अब ब्लड ग्रुप फर्स्ट टाइम जो 1901 में फर्स्ट टाइम डिस्कवर किए लैंडस्टीनर ने, ब्लड ग्रुप के बाद एबीओ ब्लड ग्रुप डिस्कवर किए। इनको पॉजिटिव निगेटिव कुछ पता नहीं, एबीओ बस कि वो ऑन द बेसिस ऑफ रेड ब्लड सेल्स पे एक स्पेशल प्रोटीन पाई जाती है, उसी प्रोटीन के बेस पे एबीओ डिस्कवर किए। उसके बाद 1901 में उसके बाद पता चला कि अरे इसमें तो और भी कुछ चीज़ें पाई जाती हैं जो हमको नहीं पता है। तो 1940 में लैंडस्टीनर, वही जो ब्लड ग्रुप एबीओ डिस्कवर किए, लैंडस्टीनर और वीनर ने एक और ब्लड ग्रुप को डिस्कवर किए जिसका नाम था RH। तो ये ग्रुप है, किसी भी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव बी पॉजिटिव लिखा तो ग्रुप है, उसमें बहुत सारी चीज़ें मिल के एक ग्रुप बनाती हैं और उसको रिप्रेजेंट करते हैं ए बी। वो तो लैंडस्टीनर और वीनर दो ऐसे साइंटिस्ट हैं जो ब्लड ग्रुप और RH ग्रुप से रिलेटेड। उसके बाद बहुत सारी डिस्कवरीज हुई, लेकिन ये दो चीज़ें हमेशा एग्जाम में आता है कि ब्लड ग्रुप और RH ग्रुप की डिस्कवरी किसने किया। तो लैंडस्टीनर और वीनर RH ग्रुप में है और कार्ल लैंडस्टीनर ब्लड ग्रुप में है। आज के लिए बस इतना है, अगले वीडियो में फिर कुछ क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।